तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? सभी लोगों का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल एसएसटी बाई अनुपम सर पर। आज मैं आप लोगों के सामने हूँ एक नई क्लास के साथ। आज की क्लास जो है वो हमारी है, आप लोग मेरे पीछे देख भी पा रहे होंगे, आनुवंशिकता और वातावरण। इससे 1 नंबर 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं, हमेशा आते आए हैं और इससे पेडागोजी के भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो इस क्लास के साथ हम लास्ट में कुछ क्वेश्चन इनके इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो पहले हम चैप्टर को देख लेते हैं, है ना? तो आप लोग मेरे साथ क्लास में के अंत तक बने रहिए और चलिए जल्दी से बिना समय गंवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी का वेलकम है, सभी को राम राम। तो आइए देखते हैं, बिना समय गंवाए क्लास को पहले स्टार्ट करते हैं। क्या है आनुवंशिकता और वातावरण? क्या है पहले जान लेते हैं, क्या है आनुवंशिकता और वातावरण। तो आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आनुवंशिकता और वातावरण। क्या पढ़ेंगे? आनुवंशिकता और वातावरण। जैसे हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। क्या है? हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। तो पहले जान लेते हैं आनुवंशिकता के बारे में। आनुवंशिकता जो है, हेरिडिटी जो है हमारी, वो मनुष्य का व्यवहार 2 कारणों से प्रभावित होता है। पहले ये जानिए आप कि मनुष्य का जो व्यवहार है वो 2 कारणों से प्रभावित होता है। कौन कौन से कारण हैं? 2, वो 2। जैसे पहला है आनुवंशिकता और दूसरा है वातावरण। पहला क्या है? आनुवंशिकता और दूसरा वातावरण है। आनुवंशिकता यानी कि जीन से संबंधित, वातावरण तो आप जान ही रहे होंगे, वातावरण या पर्यावरण यानी कि जो हमारे आसपास चीजें हो रही हैं। और देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है? जैविक या मनोवैज्ञानिक गुण जो माता पिता द्वारा उनके वंशज में प्रेषित की जाती है, उन्हें आनुवंशिकता के नाम से जाना जाता है। आनुवंशिकता क्या है? पहले आनुवंशिकता को समझिए। ये कह रहा है जैविक मनोवैज्ञानिक गुण जो माता पिता से, किससे? माता पिता द्वारा उनके वंशज में प्रेषित होते हैं, यानी कि जाते हैं। प्रेषित मतलब या आगे पहुंचाए जाते हैं, जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? आनुवंशिकता का नाम दिया जाता है। क्या कहा जाता है? आनुवंशिकता के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है आनुवंशिकता निषेचित अंडे के माध्यम से माता पिता के द्वारा अपने बच्चे में व्यवहार के कुछ लक्षणों से प्रसारण में एक जैविक प्रक्रिया है। एक जैविक प्रक्रिया है, माता पिता के माध्यम से अपने बच्चों में जो जाती है वो। तो जैसे उसके व्यवहार में उन लक्षणों को, जैसे किसी की आंखें नीले रंग की होती हैं, तो बच्चे, मम्मी पापा की आंखें अगर नीले रंग की हैं, मम्मी या पापा में से किसी की, तो बच्चे की भी आंखें नीले रंग की हो। जैसे कि आप लोग फॉर एग्जांपल समझिए, बहुत लोग घर में भी बोलते हैं कि कोई बच्चा अगर घर में हुआ तो कहते हैं इसकी आंख दादा पे गई है, इसकी आंख मम्मी पे गई है, नाक मामा पे गई है, किसी पे गई है, या घर पे मम्मी पे गई है, पापा पे गई है, इसके बाल अगर वो घुंघराले हैं तो ये पापा पे गए हैं। ऐसे जो लक्षण होते हैं जिनमें परिवर्तन नहीं होता है, वो क्या होते हैं? हमारा जैविक प्रक्रिया होती है, यानी उसे क्या कहते हैं? आनुवंशिकता। आनुवंशिकता यही होती है कि मम्मी पापा से जो बच्चों में जो गुण जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? आनुवंशिकता कहते हैं। अगला पॉइंट है आनुवंशिकता लक्षण जन्मजात होती है। क्या होती है? जन्मजात होते हैं और वे जन्म के समय से उपस्थित होती है। कैसी होती है ये लक्षण? क्या होता है? जन्म के समय से ही उपस्थित होते हैं। अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला पॉइंट देखते हैं। पहला यहाँ पर मैंने कुछ थिंकर्स के नाम बताए हैं। ये डायरेक्ट थ्योरी, ये डायरेक्ट पूछ लेता है, ये डायरेक्ट पूछ लेता है कि इसको किसने दिया है, इस कथन को किसने दिया, इस कथन को किसने दिया है। तो यहाँ पर पहला गोडार्ड के अनुसार क्या है आनुवंशिकता? पहले गोडार्ड के अनुसार जानते हैं आनुवंशिकता क्या है। पहले मंद बुद्धि माता पिता की संतान मंद बुद्धि और तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि वाली होती है। ये इनके अनुसार ये आनुवंशिकता को मानते हैं कि मंद बुद्धि माता पिता की संतान मंद बुद्धि होती है और तीव्र बुद्धि माता पिता की संतान तीव्र बुद्धि होती है। ये किसने दिया है? गोडार्ड के अनुसार ये थ्योरी है ना। डगडेल के अनुसार क्या है आनुवंशिकता? डगडेल के अनुसार आनुवंशिकता क्या होगी? माता पिता के चरित्र का प्रभाव बालक के जीवन में पड़ता है। डगडेल कहते हैं, डगडेल का कहना है कि माता पिता के चरित्र का प्रभाव किस पर पड़ता है? बच्चे पर पड़ता है। यानी कि माता पिता के जैसा चरित्र होगा, जैसा स्वभाव होगा माता पिता का, वैसे ही बच्चे का स्वभाव भी होता है। ये कौन कहता है? डगडेल कहते हैं। ये अक्सर थ्योरी पूछ लेते हैं, सीटेट में तो थ्योरी बहुत कम पूछी जाती है, 1% अगर कहीं पूछ ली तो पूछ ली, लेकिन ये यूपी टेट या अदर एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। यूपी टेट में तो खासकर ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि डगडेल के अनुसार ये
जैसे ये थ्योरी दे दी आपको, माता पिता के चरित्र का प्रभाव बालक के जीवन में पड़ता है, ये किसका कथन है ना। तो ये किसका कथन है, डगडेल के अनुसार, है ना। ये आप देख पा रहे हैं, एक ग्राफ बनाया है मैंने, ये देखिए, जैसे ये है माता, है ना, यहाँ दिया है पिता। तो आप लोगों को पता होगा गुणसूत्र जो होते हैं वो माता, जैसे जो लेडीज होती हैं उनकी क्या होती है, एक्स सेक्स होते हैं, और जो बॉयज होते हैं यानी कि जो जेंट्स होते हैं उनकी क्या होती है, एक्स और वाई होती है। निर्धारण कैसे करते हैं कि एक का यक्स मिला और एक का वाई मिला, तो क्या, सॉरी, यक्स मिला और इधर यक्स मिला तो क्या हो गया, कन्या हो गई, और इधर का यक्स मिला और इधर का वाई मिला तो क्या हो गया, पुत्र हो गया। यानी कि और यक्स एक्स मिल गए तो भी कन्या होगी, क्योंकि जो लड़कियां या जो लेडीज होती हैं उनमें क्या होता है, कौन से गुड्स होते हैं, यक्स एक्स होते हैं, और जो जेंट्स होते हैं यानी कि आदमी होते हैं उनमें होता है एक्स और वाई, है ना। तो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, अनुवांशिकता। ये तो रही हमारी क्या, अनुवांशिकता। ये क्या है, अनुवांशिकता। अनुवांशिकता केवल इतना समझ लीजिए कि जीन्स से रिलेटेड है, कि जो गुण होते हैं वो जन्मजात होते हैं और माता पिता से ही बच्चों में जाते हैं, है ना, और जन्म से निर्धारित होते हैं, उनमें कोई हम परिवर्तन नहीं कर सकते, कोई बदलाव नहीं कर सकते, वो होती है हमारी अनुवांशिकता। अगला देखते हैं, आगे देखते हैं, आगे क्या है, वातावरण। क्या, वातावरण, इन्वायरमेंट जो है हमारा, वो क्या है, इस प्रकार पर्यावरण और वातावरण यह वह वस्तु है जो चारों ओर से ढके हुए, कैसे, चारों ओर से ढके हुए। अतः हम कह सकते हैं कि व्यक्ति के चारों ओर जो कुछ है, व्यक्ति के चारों ओर जो कुछ भी है वह उसका क्या है, वातावरण है। यानी कि मैंने बताया ना, हमारे आसपास की जो भी चीजें हो रही हैं जिनसे हम ढके हुए हैं, या कह दें वो हमारा क्या है, वातावरण है। इनमें वे सभी तत्व सम्मिलित हैं जो मानव जीवन के व्यवहार को प्रभावित करते हैं। इनमें सभी वो तत्व सम्मिलित होते हैं जो किसको प्रभावित करते हैं, मानव जीवन को, व्यवहार को प्रभावित करते हैं। अगला, शिक्षा मनोविज्ञान में बालक के विकास के लिए पोषण के नाम से परिभाषित होता है। यानी कि अगर वातावरण को समझे तो वातावरण को हम क्या कह सकते हैं, पर्यावरण कह सकते हैं। पोषण के नाम से भी परिभाषित किया जा सकता है। ये देख पा रहे होंगे पर्यावरण, यानी कि ये हाथ है, आगे देखिए, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, यानी कि जिन चीजों से भी हम घिरे हुए हैं, जिन चीजों से हम क्या हैं, घिरे हुए हैं, जो हमारे आसपास के वातावरण में जो चीजें हैं वो उसे हम क्या कहेंगे, पर्यावरण कहेंगे। क्या होगा हमारा, पर्यावरण। उसे पोषण के नाम से भी हम परिभाषित कर सकते हैं। आगे देखिए, अगला पॉइंट है वातावरण में क्या, हमारे चारों तरफ की वे वस्तुएं, हमारे चारों तरफ की वे वस्तुएं जिनमें हम किसी न किसी रूप में प्रभावित होते हैं, पर्यावरण या वातावरण कहलाते हैं। पर्यावरण या वातावरण कहलाते हैं। साफ साफ लिखा हुआ, चारों तरफ से वे वस्तुएं जिनसे हम किसी न किसी रूप में क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं, वो हमारी क्या कहते हैं, पर्यावरण कहलाती हैं या वातावरण कहलाती हैं, या इसे ही कह देंगे पोषण कहलाती हैं, है ना। हम दो प्रकार के पर्यावरण से प्रभावित होते हैं। कितने प्रकार के पर्यावरण होते हैं, दो प्रकार के पर्यावरण से हम प्रभावित होते हैं। पहला तो होता है भौतिक और दूसरा होता है सामाजिक। यानी कि वातावरण तो भौतिक भी हो सकता है ना, भौतिक हो गया हमारा पर्यावरण, जैसे हवा, पानी, नदी, पहाड़, ये चीजें हो गई। लेकिन सामाजिक, समाज भी तो है हमारे आसपास, है ना। हमारे आसपास का वातावरण, हमारे आसपास का वातावरण में क्या आता है, समाज भी आता है। तो इसलिए दूसरा प्रभावित करने वाले पर्यावरण के हम दो प्रकार के पर्यावरण से प्रभावित है। पहला तो भौतिक और दूसरा क्या होगा, सामाजिक, है ना। अगला पॉइंट कह रहा है, भौतिक वातावरण के अंतर्गत हमारी भौगोलिक स्थिति, भौतिक वातावरण के अंतर्गत हमारी भौगोलिक स्थिति को शामिल किया जाता है। किसको शामिल किया जाता है, भौगोलिक स्थिति को शामिल किया जाता है। किसके अंतर्गत, भौतिक वातावरण के अंतर्गत। दूसरा कह रहा है सामाजिक वातावरण के अंतर्गत हमारी सामाजिक स्थिति को शामिल किया जाता है, सामाजिक स्थिति को हम शामिल किया जाता है। अगला देखते हैं आगे क्या कह रहा है। आगे रॉस के अनुसार पर्यावरण क्या है जान लेते हैं। वातावरण में सब कुछ है, क्या है, वातावरण में, ये कहते हैं वातावरण में सब कुछ है जो किसी वस्तु को चारों ओर से घेरे रहता है और उस पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है। क्या कहते हैं, रॉस क्या कहते हैं कि पर्यावरण वह है जो किसी वस्तु को चारों ओर से घेरे रहता है ना।
और उस पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालता है, उसे हम क्या कह सकते हैं, रॉस कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। वुडवर्थ के अनुसार क्या है पर्यावरण, ये जान लीजिए। वुडवर्थ के अनुसार क्या है पर्यावरण, ये डायरेक्ट पूछ लेता है, थ्योरी डायरेक्ट पूछ लेता है। सीटेट में तो कम पूछी जाती है, लेकिन फिर भी पूछी जाती है, एक एक कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसलिए हम पूरा कवर करके चलेंगे। जरूरी नहीं हम सीटेट के लिए केवल कवर कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये टेट में भी है, ये सुपर टेट के लिए भी आपके लिए है। टेट और सुपर टेट में डायरेक्ट थ्योरी बहुत पूछी जाती हैं कि वुडवर्थ के अनुसार क्या है, तो जान लेते हैं। वुडवर्थ के अनुसार वातावरण में वह सब बाह्य तत्व आते हैं जो व्यक्ति को जीवन आरंभ करने में के समय प्रभावित करते हैं। क्या कहते हैं, जीवन आरंभ करने के समय प्रभावित करते हैं, वुडवर्थ कहते हैं, है ना। इसका भौतिक कारण, पहला क्या बताया था, दो कारण होते हैं पर्यावरण को जो प्रभावित करते हैं, भौतिक और सामाजिक। तो पहला जो है वो क्या होगा हमारा, भौतिक कारण। भौतिक कारण में क्या आता है, इसके अंतर्गत पृथ्वी पर पाई जाने वाली समस्त प्राकृतिक वस्तुएं आती हैं। क्या आती हैं, समस्त प्राकृतिक वस्तुएं आती हैं जो व्यक्ति के व्यवहार एवं विकास को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। क्या करती हैं, व्यक्ति के व्यवहार को कैसे प्रभावित करती हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। प्रकृति ही गुणों के विकास में सहायक एवं प्रेषक के रूप में निरंतर मानव समाज के प्रेरणा स्रोत का करती चली आ रही हैं। अगला देखिए, आगे देखिए, प्रकृति के द्वारा ही बालक सहनशील, साहस एवं ज्ञानोपयोगी गुणों का सीखता है। किससे सीखता है, प्रकृति से क्या क्या सीखता है, सहनशीलता, साहस एवं ज्ञानोपयोगी गुणों को सीखता है। आगे देखिए, अगला क्या है, दूसरा क्या था, वातावरण, सामाजिक वातावरण। क्या, सामाजिक वातावरण। इससे पहले क्या जाना, भौतिक वातावरण, दूसरा क्या होगा, सामाजिक वातावरण। आगे देखिए, सामाजिक वातावरण में क्या है, इसके अंतर्गत मानव द्वारा निर्मित एवं मान्य वस्तुएं आती हैं। क्या, कौन कौन सी आती हैं, मानव द्वारा निर्मित। सामाजिक वातावरण में क्या आती हैं, जो मानव द्वारा निर्मित की हुई वस्तुएं आती हैं या मान्य वस्तुएं आती हैं। मानव निर्मित सामाजिक परिस्थितियां, रीत रिवाज आते हैं, इसमें प्रथाएं आती हैं, रूढ़िवादिता परंपराएं आती हैं, रहन सहन एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में परिवार एवं समुदाय के द्वारा हस्तांतरित होते हैं। ये क्या है हमारा सामाजिक वातावरण। क्या है हमारा सामाजिक वातावरण। एक सरल शब्दों में अगर समझे, मोटी भाषा में अगर आप समझें तो ये है कि सामाजिक वातावरण में जो चीज़ें आती हैं वो कौन सी आती हैं, जैसे रीत रिवाज आती हैं जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं, या जो हमारे चारों ओर हो रही है रीत रिवाज, और प्रथाएं हो गई, रूढ़िवादी परंपराएं होंगी, रहन सहन हमारा कैसा है, और सामाजिक परिस्थितियां कैसी हैं, है ना। तो ये सब क्या आता है हमारा सामाजिक वातावरण में आता है। किस चीज़ पे आता है, सामाजिक वातावरण में आता है। इन सभी परिस्थितियों में समाज में निवास करने वाली सभी व्यक्तियों पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। इन सभी चीज़ों का किस पे प्रभाव पड़ता है, समाज पर रहने वाले व्यक्तियों पर प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है, और इन्हीं परिस्थितियों के अनुकूल समायोजन करते हुए वह अपना जीवन यापन करते हैं। समायोजन करते हुए क्या करते हैं, वह अपना जीवन यापन करते हैं, और इसका प्रभाव भी बहुत पड़ता है वातावरण का, सामाजिक वातावरण का हमारे जीवन पर। आगे देखते हैं, अगला यहाँ पर देखिए क्या है, विकास का आधार। विकास के क्या आधार हैं, अगर आपसे पूछ ले कि विकास के आधार क्या हैं, तो विकास के आधार दो होते हैं। पहला तो वंशानुक्रम होता है, और दूसरा क्या होता है, वातावरण होता है। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट देख पा रहे होंगे, वंशानुक्रम को और किन चीज़ों से जाना जाता है। कभी कभी ऑप्शन में क्या देता है कि वंशानुक्रम नहीं देगा, लेकिन प्रकृति या वृद्धि के माध्यम से दे देगा, तो इसे वंशानुक्रम को ही प्रकृति या वृद्धि कह सकते हैं। वातावरण को क्या कह सकते हैं, पोषण या विकास कह सकते हैं, है ना। तो यहाँ देखिए ये वंशानुक्रम है। आप देखिए जैसे यक्ष है, यक्ष वाई है, मिला के जैसे यक्ष और यक्ष मिल जाएगा, तो ये यहाँ पर लड़की यक्ष वाई मिल जाएगा, है ना। तो ये है क्या है हमारा वंशानुक्रम। जो जीन्स होते हैं जो मम्मी पापा से बच्चों में डायरेक्ट जाते हैं, उनमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। जैसा कि पिछले अभी हमने देखा कि हम उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते, वो जन्मजात होते हैं जो मम्मी पापा से हमारे अंदर आते हैं। वातावरण में क्या है,
परिवर्तन हो सकता है। वातावरण में क्या है, परिवर्तन हो सकता है। जो चीजें हमारे चारों तरफ से घेरे हुए हैं, चाहे वो भौतिक हो या सामाजिक हो, उसे हम क्या कह सकते हैं, वातावरण कह सकते हैं, पोषण कह सकते हैं, या हम विकास के भी कह सकते हैं। आगे देखिए, आगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिया है। यहाँ पर देखिएगा कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछते हैं। सीटेट में बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और यूपी टेट वगैरह में भी बहुत डायरेक्ट हमेशा इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सामाजिक विकास, पहला पॉइंट है, ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं। इसलिए आप इनको चाहे स्क्रीनशॉट लीजिए चाहे इसको नोट कर लीजिए कहीं, है ना। तो सामाजिक विकास का प्राथमिक स्रोत क्या है? सामाजिक विकास का प्राथमिक स्रोत जो होगा वो हमारा होगा परिवार। क्या होगा? क्योंकि बच्चे का जो प्राथमिक विकास होता है वो किससे होता है? परिवार से होता है। इसलिए प्राथमिक स्रोत जो हमारा होगा वो क्या होगा? परिवार को कहेंगे प्राथमिक स्रोत सामाजिक विकास का। समाज के विकास का कौन सा? क्योंकि समाज, बच्चे के लिए समाज क्या होता है? परिवार होता है उसका प्राथमिक स्रोत। आगे दूसरा देखिए, द्वितीय और गौड़। द्वितीय और गौड़ क्या होगा? बच्चे के विकास का जो स्रोत होगा वो द्वितीय और गौड़ कौन सा होगा? विद्यालय। क्योंकि बाद में परिवार से हटकर बच्चा कहाँ जाता है? विद्यालय जाता है। उसके आस पड़ोस का वातावरण जो होगा वो होगा, तो विद्यालय और वातावरण होगा हमारा द्वितीय और गौड़ स्रोत। ज्ञानात्मक और गौड़ स्रोत क्या होगा? विद्यालय होगा। अगर ज्ञानात्मक आ जाए और गौड़ पूछे तो विद्यालय होगा, अगर द्वितीय पूछे तो विद्यालय और पास पड़ोस कह सकते हैं। तीसरा क्या कह सकते हैं? सामाजिक विकास का मुख्य स्रोत क्या होगा? सामाजिक विकास का मुख्य स्रोत हम मानेंगे खेल को। किसे मानेंगे? खेल को सामाजिक विकास का मुख्य स्रोत मानेंगे। शारीरिक आकार में परिवर्तन, शारीरिक आकार में परिवर्तन यानी कि प्राकृतिक या वंशानुक्रम, है ना। तो ये तो हो गए हमारे पूरा थ्योरी। इसके साथ अब इसके आगे हम क्वेश्चन करेंगे। अगला कुछ क्वेश्चन भी कर लेते हैं वंशानुक्रम, आनुवंशिकता और वातावरण से। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। ए नंबर है गत्यात्मक, स्थिर, प्राथमिक और गौड़। क्या माना जाता है? आनुवंशिकता को सामाजिक संरचना माना जाता है। तो इसका आंसर नंबर सही हो जाएगा बी। क्या? स्थिर, यानी कि आनुवंशिकता, आनुवंशिकता अभी बताया मैंने कि आनुवंशिकता जो है वो स्थिर होती है, उसमें बदलाव नहीं हो सकता है। जो मम्मी पापा या से डायरेक्ट आते हैं, जन्मजात होते हैं। जन्म जब हम पैदा होते हैं, जैसे किसी के बाल, अगर मम्मी पापा के बाल घुंघराले हैं तो बच्चे के भी घुंघराले हैं, यानी कि वो जन्मजात हैं। आंखें अगर भूरी रंग की हैं या नीले रंग की हैं या काले रंग की हैं, अगर बच्चे की भी उस कलर की हैं तो वो जन्मजात हैं, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। उसे हम कहेंगे आनुवंशिकता, यानी कि ये चीजें स्थिर होती हैं, इनमें बदलाव नहीं होता, इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा स्थिर। बी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि मानव विकास का अध्ययन करने के लिए, मानव विकास का अध्ययन करने के लिए आनुवंशिकता विधि का उपयोग किया जा सकता है। मानव विकास का अध्ययन करने के लिए आनुवंशिकता विधि का उपयोग किया जा सकता है। क्षैतिज, लंबवत, क्षैतिज और लंबवत दोनों, इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसका? मानव विकास का अध्ययन करने के लिए आनुवंशिकता विधि का प्रयोग किया जा सकता है। इसका आंसर नंबर सही होगा क्षैतिज और लंबवत दोनों। इसका आंसर सही हो जाएगा क्षैतिज और लंबवत दोनों, इसका आंसर सही हो जाएगा। तो आंसर नंबर सही हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? व्यवस्था जो माता के गुण 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग न होने के कारण होती है उसे क्या कहलाते हैं? व्यवस्था, वह व्यवस्था जो माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना होने के कारण होती है वह क्या कहलाती है? डाउन सिंड्रोम या क्लीन फिल्टर सिंड्रोम या टर्नर सिंड्रोम या विल्सन सिंड्रोम? बताइए क्या होगा इसका आंसर? आंसर नंबर इसका सही हो जाएगा, आंसर नंबर सही हो जाएगा ए इसका सही हो जाएगा। उसे कहेंगे डाउन सिंड्रोम। क्या कहते हैं? डाउन सिंड्रोम। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा सिंड्रोम है जिसे 21वें गुणसूत्र को अलग ना होने का कारण हम क्या कहलाती है? उसे कहते हैं डाउन सिंड्रोम। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कहेगा, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। सामान्य संयुक्त कोशिका में कितने गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं? 21, 22, 23, उपयुक्त में से कोई नहीं। सबको इसका आंसर पता होगा, सब लोग बायोलॉजी पढ़े हैं बचपन से, 6वीं 7वीं 8वीं हम सब यही पढ़ते हैं। आगे 9, 10 सबने पढ़ा होगा, इंटर में भी पढ़ा होगा। तो इसका आंसर सही हो जाएगा सी 23। 23 गुणसूत्र होते हैं
इसलिए इसका आंसर सही हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है प्रकृति पोषण विवाद। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है? यानी कि ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ये डायरेक्ट पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में आया है। प्रकृति पोषण विवाद क्या है, ये भी पूछा गया है, प्रकृति पोषण विवाद क्या है। लेकिन प्रकृति पोषण विवाद में क्या पूछना है, बताना है इसमें प्रकृति से क्या अभिप्राय है। पहला ए नंबर कह रहा है जैविकी विशेषताएं या वंशानुक्रम सूचनाएं। बी कह रहा है एक व्यक्ति की मूल वृत्ति, एक व्यक्ति की मूल वृत्ति। सी नंबर कह रहा है भौतिक और सामाजिक संसार की जटिल शक्तियां। और डी कह रहा है हमारे आसपास का वातावरण। इसका आंसर सही हो जाएगा, इसका आंसर नंबर सही होगा ए। क्या इसका आंसर सही हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ए। ये कह रहा है प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति क्या है, प्रकृति पूछ रहा है, इसलिए जैविकी विशिष्टताएं या वंशानुक्रम। प्रकृति भी बताया आपको, अनुवांशिकता भी कह सकते हैं इसे, तो इसका आंसर सही हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, किस वैज्ञानिक के अनुसार बालक का विकास अनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है? किस वैज्ञानिक के अनुसार, किस वैज्ञानिक के अनुसार बालक का विकास अनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है? इसका क्या आंसर सही हो? वुडवर्थ के अनुसार, गैरेट के अनुसार, हॉलैंड के अनुसार, थॉर्नडाइक के अनुसार। इसका आंसर सही होगा आंसर नंबर ए। वुडवर्थ के अनुसार क्या है? अनुवांशिकता और वातावरण का गुणनफल है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है लिंग का निर्धारण होता है। लिंग का निर्धारण कैसे होता है? माता द्वारा होता है, माता पिता द्वारा होता है, पिता के द्वारा होता है, इनमें से कोई नहीं। किसके द्वारा होता है बताइए, किसके द्वारा होता है? इसका आंसर सही होगा जो होगा, इसका आंसर नंबर होगा ए। इसका आंसर नंबर सही होगा सी, पिता के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पिता के द्वारा होता है, क्योंकि जो माता के होते हैं उनमें एक्स एक्स होते हैं और जो पिता में होते हैं वो एक्स वाई होते हैं। तो एक्स और एक्स मिला देंगे तो लड़की हो जाएगी, और एक्स और वाई मिला देंगे तो क्या हो जाएगा? लड़का हो जाएगा। यानी कि जो लिंग का जो निर्धारण हो रहा है वो किसके द्वारा होता है? चेंज किधर, इधर तो एक्स एक्स ही है ना, इधर तो एक्स एक्स ही है, तो इधर तो एक्स ही जाएगा, और इधर है एक्स और वाई। तो लिंग का जो निर्धारण कर रहा है वो कौन कर रहा है? पिता कर रहा है, इसलिए पिता के द्वारा लिंग का निर्धारण होगा। इसलिए आंसर नंबर क्या सही हो जाएगा? सी। सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संज्ञानात्मक विकास में वंशानुक्रम निर्धारित करता है। संज्ञानात्मक विकास में वंशानुक्रम जो हमारा है वो निर्धारित करता है सहज प्रतिवर्ती क्रियाओं के अस्तित्व को, या शारीरिक संरचना के विकास को, या मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव को, इनमें से कोई नहीं। कौन सा इसका आंसर सही हो जाएगा? संज्ञानात्मक विकास में वंशानुक्रम निर्धारित करता है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा, आंसर नंबर से होगा सी, मस्तिष्क जैसी शारीरिक संरचना के मूलभूत स्वभाव में, है ना। इसका आंसर सही हो जाएगा, आंसर नंबर सी इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 9। क्या क्वेश्चन नंबर होगा 9? बालक के विकास में किसका प्रभाव पड़ता है? किसका प्रभाव पड़ता है? बालक के विकास में किसका प्रभाव पड़ता है? वातावरण का, वंशानुक्रम का, वातावरण और वंशानुक्रम दोनों का, इनमें से कोई नहीं। साफ साफ आंसर पता भी चल रहा है किसका प्रभाव पड़ता है बालक के विकास में। इसका आंसर सही होगा सी, वातावरण और वंशानुक्रम दोनों का पड़ता है। किससे? वातावरण और वंशानुक्रम दोनों का पड़ता है। आंसर नंबर सही होगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है वंशानुक्रम का चरित्र पर प्रभाव संबंधी अध्ययन किसने किया? वंशानुक्रम पर चरित्र पर प्रभाव संबंधी अध्ययन किसने किया? रॉबर्टसन ने किया, एंडरसन ने किया, डगडेल ने किया, या गस्ताव फ्लेचर ने किया? किसने किया? तो इसका आंसर सही हो जाएगा, आंसर नंबर सी, डगडेल ने किया। डगडेल ने वंशानुक्रम का चरित्र पर प्रभाव संबंधी अध्ययन किया है, इसलिए क्या इसका आंसर सही हो जाएगा सी। तो ये तो रहे इसके 10 क्वेश्चन और पूरी थ्योरी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी लगी, और आपके इन क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। तो थैंक यू, जय हिंद।